नमस्कार साथियों, नेपाल जल रहा है। काठमांडू की सड़कें खून से लाल हो चुकी हैं और सिर्फ 38 घंटे के अंदर सरकार गिर चुकी है। हेलीकॉप्टर से भागते नेता पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन को आग के हवाले करता हुआ गुस्सा और स्कूल यूनिफॉर्म में खड़े स्टूडेंट्स जिन पर पुलिस ने गोलियां चलाईं। दोस्तों, ये तस्वीरें सिर्फ नेपाल की नहीं है, ये हर उस मुल्क की कहानी है जहां यूथ की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। और अब सवाल उठता है कि क्या इंडिया के लिए भी ये एक वार्निंग साइन है? आज पूरे साउथ एशिया में एक ही बात हो रही है, नेपाल का जेन ज़ी रेवोल्यूशन। हैशटैग से शुरू हुआ यह आंदोलन 48 घंटे में भयंकर विद्रोह बन गया। सोशल मीडिया बैन, करप्शन, नेपोटिज्म और फिर 20 स्टूडेंट्स की लाशें। सवाल यह है कि जब एक डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप के तरीके अपनाती है तो यूथ अपना सब्र खो बैठता है। और इसीलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूं। मैं हूं नीट भैया। मैं मेडिकल काउंसलिंग और एजुकेशन की हर असली खबर आप तक पहुंचाता हूं। MBBS कट ऑफ, डिम्ड फीस, नीट PG ट्रांसपेरेंसी इश्यूज, यही मेरा काम है। लेकिन आज का वीडियो उस रास्ते से थोड़ा हटके है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप डॉक्टर बनने वाले स्टूडेंट्स हो तो आपको सिर्फ एडमिशन की लड़ाई नहीं बल्कि सिस्टम की रियलिटी भी समझनी चाहिए। नेपाल ने दुनिया को दिखा दिया कि यूथ की आवाज दबाओगे तो वो आग बनकर निकलती है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको नेपाल के इस आंदोलन की पूरी कहानी सुनाने वाला हूं। कैसे शुरू हुआ, क्यों कंट्रोल से बाहर गया और इंडिया के लिए क्या सीख है। ये सिर्फ एक न्यूज नहीं है, ये एक सबक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात बैकग्राउंड की करते हैं पहले। 4 सितंबर को नेपाल की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जो आज उनके लिए सबसे बड़ा ट्रैप बन गया। सरकार ने एक ही दिन में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, सब बंद। सरकार का रीजन क्या था? सरकार ने रीजन दिया कि कंपनीज रजिस्ट्रेशन रूल फॉलो नहीं कर रही हैं। लेकिन नेपाल की आम जनता ने इसको सेंसरशिप समझ लिया। उन्हें लगा कि उनकी आवाज को खामोश किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा असर पड़ा स्टूडेंट्स पर। स्कूल और कॉलेज के बच्चे अपने यूनिफॉर्म्स में सिर्फ प्लेकार्ड्स लेकर सड़कों पर उतर आए। लिखा क्या था कि हमारी आवाज मत छीनो, स्टॉप करप्शन, वी वांट जॉब्स। ऐसी तख्तियां लेके बच्चे सड़कों पे उतरे। तो इनिशियली ये प्रोटेस्ट पीसफुल था, न पत्थर न तूफान, सिर्फ स्लोगन्स, सिर्फ डिमांड्स। लेकिन तभी नेपाल की यूथ ने एक नया वेपन यूज किया, हैशटैग्स। सोशल मीडिया पर जब तक बैन फुल्ली इन्फोर्स नहीं हुआ था और VPN के थ्रू हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे, हैशटैग नेपो किड्स और हैशटैग नेपो बेबीज। ये सिर्फ एक हैशटैग नहीं था दोस्तों, ये गुस्सा था उन पॉलिटिशियंस के खिलाफ जिनके बच्चे फॉरेन हॉलिडेज पे फोटो डालते थे, इंपोर्टेड कार्स चलाते थे और पब्लिक के टैक्स से फंडेड लग्जरी लाइफ जीते थे। और जब एक तरफ देश का आम नौजवान बेरोजगारी से परेशान हो, रोजगार के लिए विदेश जाना पड़ता हो, और दूसरी तरफ नेताओं के बच्चे जेट सेटिंग लाइफ दिखाते हो, तो फ्रस्ट्रेशन तो फूटना ही था। लेकिन असली गलती यहां हो गई। नेपाल की सरकार ने इस प्रोटेस्ट को सुनने की जगह, समझने की जगह उन्हीं स्टूडेंट्स को अपना दुश्मन मान लिया। सोचिए जरा, जो बच्चे कल को नेपाल के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स बन सकते थे, उनको सरकार ने अपना दुश्मन मान लिया। और वहीं से इस कहानी का ट्विस्ट शुरू होता है। अब आती है इस कहानी की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट। 8 सितंबर, काठमांडू। सुबह तक सब कुछ कंट्रोल में लग रहा था। स्टूडेंट्स अपने प्लेकार्ड्स लेकर मार्च कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। लेकिन दोपहर आते आते जो हुआ उसने नेपाल की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल डाली। पुलिस ने स्टूडेंट्स पर फायरिंग की, सड़कों पर गोलियों की आवाज गूंज उठी और सिर्फ कुछ घंटों में 20 स्टूडेंट्स मार दिए गए। 300 से ज्यादा इंजर्ड हो गए। इनमें से कई स्कूल और कॉलेज के बच्चे थे जो यूनिफॉर्म पहनकर निकल गए थे
सिर्फ अपनी आवाज बुलंद करने। और फिर एक फोटो ने सब कुछ बदल दिया। सोशल मीडिया पर एक ब्लडीड शू वायरल हुआ। एक स्टूडेंट का जूता लहू से भरा हुआ था। ये एक तस्वीर थी जिसने पूरे नेपाल को हिला दिया। ये सिंबल बन गया कि ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं, ये उनके जख्म हैं। और दोस्तों, वही पीसफुल मार्च जो अब तक स्लोगन्स तक सीमित था, एकदम से वायलेंट रिवोल्ट बन गया। जहां अभी तक यूथ के हाथ में प्लेकार्ड्स थे, वहां अब गुस्सा था और तूफान था। जो बच्चे सिर्फ फ्री स्पीच के लिए निकले थे, उनकी मौत ने पूरे देश को जला दिया। अब बात हैशटैग्स की नहीं थी, अब बात थी बदले की, अब बात थी कुर्सी हिलाने की। और इसी मूवमेंट पर नेपाल का पीसफुल प्रोटेस्ट एक खूनी क्रांति बन गया। फायरिंग के बाद नेपाल का गुस्सा फट पड़ा। जो आंदोलन सिर्फ नारे पर चल रहा था, अब एकदम से विद्रोह बन गया। सबसे पहला निशाना बनाया गया नेपाल के डीजीपी को। प्रोटेस्टर्स ने उन्हें मार दिया क्योंकि फायरिंग का ब्लेम सीधा उन पर था। ये वो मूवमेंट था जब स्टेट और आम आवाम के बीच की लाइन खत्म हो चुकी थी। अगला टारगेट बने मीडिया हाउसेस। जो टीवी चैनल्स सरकार का ढोल बजा रहे थे और सच कवर नहीं कर रहे थे, उन पर भारी अटैक हुआ। स्टूडियोज जला दिए गए, कैमरास तोड़ दिए गए। नौजवानों का कहना था कि अगर आप सच नहीं दिखाएंगे तो फिर आप भी सिस्टम के साथी हो। और फिर आई एक ऐसी तस्वीर जो देखते ही देखते वायरल हो गई। फाइनेंस मिनिस्टर को अंडरवियर में भागता देखा गया। जी हां दोस्तों, नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर अपनी जान बचाने के लिए ऐसे भागे कि उनका वीडियो सब जगह वायरल हो गया। हालांकि यह सिंबॉलिक था कि जो देश का पैसा लूट रहे थे, उनके पास अपनी इज्जत बचाने का भी कुछ नहीं बच पाया। एनर्जी मिनिस्टर का घर लूटा गया और उस घर से निकले लाखों रुपए प्रोटेस्टर्स ने हवा में उड़ा दिए। ये भी एक मैसेज था कि ये पैसा हमारा था, तुम्हारी तिजोरी का नहीं। और सबसे दर्दनाक खबर, एक्स-पीएम शेर बहादुर देउबा की वाइफ पर अटैक हुआ। इस सब के बावजूद पीएम ओली कुर्सी से चिपके रहे। उन्होंने रिजाइन करने से मना किया, आर्मी से सिक्योरिटी मांगी, लेकिन गुस्सा इतना ज्यादा था कि पूरा देश जलने लगा। ओली को समझ ही नहीं आया कि कुर्सी बचाने की जिद ने आग को और फैला दिया है। तो दोस्तों, जब यूथ के दर्द को समझने की जगह नेता कुर्सी पकड़ लेते हैं, तब नतीजा वही होता है जो नेपाल में हुआ। एक पूरा देश आग के झोंके में डाल दिया गया। तो दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि नेपाल का गुस्सा सिर्फ फायरिंग से नहीं फूटा था। उस गोली ने बस वो मैच स्टिक जलाई जो पहले से पेट्रोल में भीगा हुआ था। असल प्रॉब्लम कहां थी? सबसे पहली बात, नेपोटिज्म। नेपाल के नेताओं के बच्चे विदेशी गाड़ियों में घूमते हैं, प्राइवेट जेट्स में छुट्टियां मनाते हैं, इंस्टाग्राम पर उनकी शाइनी फोटोज आती हैं, और उसी समय आम स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलती। ये कॉन्ट्रास्ट, ये दिखावा नौजवानों के लिए एक इंसल्ट बन गया। दूसरी बात, बेरोजगारी। नेपाल के हजारों जवान हर साल मजबूर होकर गल्फ कंट्रीज, मलेशिया, इंडिया का रुख करते हैं और वहां भी उन्हें छोटी मोटी नौकरियां ही मिलती हैं। अपने देश में अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। तो सोचो, जब फ्यूचर ही सिक्योर ना हो तो फ्रस्ट्रेशन कितना बिल्ड होता है। और तीसरी बात, करप्शन। 2021 54,000 करोड़ का भांडू घोटाला, 2023 13,600 करोड़ का कोऑपरेटिव स्कैम, 2024 करीब 70,000 करोड़ का एक और स्कैम। और इन सब के बीच ओली खुद पर चाइनीज डील से पैसा खाने का आरोप भी झेल रहे थे। तो अब सोचिए कि देश गरीबी से लड़ रहा है, यूथ के पास जॉब्स नहीं है और नेता स्कैम में डूबे हुए हैं। ऊपर से उन्होंने यूथ का आखिरी प्लेटफॉर्म यानी सोशल मीडिया भी बंद कर दिया। और उस वक्त यूथ ने बोला, अब बस। तो ये था नेपाल का परफेक्ट स्टॉर्म, और इसी स्टॉर्म ने ओली की कुर्सी हिला दी और पूरा पॉलिटिकल सिस्टम शेक कर दिया। तो भैया सिंपल है, जब आप प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके आवाज को दबाते हो तो एक दिन वो आवाज तूफान बन जाती है।
तो दोस्तों, फायरिंग के बाद जो हुआ उसने नेपाल का नक्शा बदल दिया है। पार्लियामेंट जिसमें कानून बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट जहां इंसाफ मिलता है, प्रेसिडेंट हाउस जहां राष्ट्र के प्रतिनिधि रहते हैं, और पीएम का आवास, सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया है। काठमांडू एयरपोर्ट बंद पड़ा है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स डाइवर्ट करनी पड़ रही हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स है, और साथ ही नेपाल की इकोनॉमी को लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। टूरिज्म जो नेपाल की लाइफलाइन है, एकदम से चौपट दिख रही है। लेकिन भाई, सबसे बड़ी कीमत ये नहीं है। सबसे बड़ी कीमत थी उन 20 नौजवानों की जो 8 सितंबर को खत्म हो गए। 16 से 25 साल तक के स्टूडेंट्स जो कल को डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट बनने वाले थे, उनकी जिंदगी खत्म कर दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई। और यहां पर नौजवानों के लिए एक लेसन है, वायलेंस कभी सल्यूशन नहीं होता। पार्लियामेंट को जलाने से जॉब्स नहीं आती, मिनिस्टर्स को पीटने से करप्शन खत्म नहीं होता। लेकिन एक और लेसन भी है कि रेप्रेशन से हमेशा ब्लास्ट होता है। जब आप आवाज को दबाते हो तो एक दिन वो आवाज धमाके के साथ फूटती जरूर है। नेपाल ने हमें एक आईना दिखाया है कि अगर प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते रहे तो सिस्टम खुद अपनी ही आग में जल जाता है। साथियों, नेपाल की ट्रेजेडी सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है, ये एक केस स्टडी है कि अगर यूथ की आवाज दबाओगे तो एक दिन वो आग बनकर निकलेगी। हमने पिछले कुछ सालों में 2 बड़े एग्जाम्पल्स भी देखे हैं। श्रीलंका, जब पेट्रोल की लाइनों में खड़े जवान भूख से परेशान हुए तो उन्होंने डायरेक्ट राष्ट्रपति भवन में घुसकर टेक ओवर कर लिया। तब पूरी दुनिया ने देखा कि जब सिस्टम कोलैप्स करता है तो नौजवान अपने हाथों में जिम्मेदारी ले लेता है। बांग्लादेश, वहां भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने पूरा सिस्टम बदल डाला। गवर्नमेंट ने उनको एंटी नेशनल बोला, लेकिन गोलियों और क्रैकडाउन के बावजूद यूथ ने पीएम शेख हसीना को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और ऐसे में अब सवाल है कि क्या नेपाल भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है? क्या यह प्रोटेस्ट एक नए नेपाल की शुरुआत है या फिर नेपाल एनार्की के अंधेरे में जाने वाला है? नेपाल के नौजवान कह रहे हैं कि हमें नई लीडरशिप चाहिए, नया सिस्टम चाहिए, लेकिन अगर हिंसा और डिस्ट्रक्शन का साइकिल रिपीट होता रहा तो श्रीलंका और बांग्लादेश के जैसे नेपाल भी एक फेल्ड स्टेट जोन बन सकता है। तो मेरा मैसेज सिंपल है, यूथ वर्सेस सिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाए तो हर देश को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और भारत के लिए भी ये एक वार्निंग साइन है, क्योंकि हमारे यहाँ भी करप्शन, नेपोटिज्म, पेपर लीक, ट्रांसपेरेंसी और यूथ फ्रस्ट्रेशन जैसे टॉपिक्स समय समय पर उठते जरूर हैं। फर्क बस इतना है कि हमारी डेमोक्रेसी अभी इंस्टीट्यूशंस को बैलेंस कर लेती है। तो दोस्तों, आखिरी सवाल आपसे सीधा है, क्या नेपाल की यूथ ने सही किया या गलत? क्या रिप्रेशन के बाद जन आंदोलन जस्टिफाइड हो जाता है या फिर वायलेंस हमेशा गलत ही रहता है? एक बात याद रखिएगा, 20 छात्रों की जान चली गई, 20 परिवारों के सपने टूटे, और ये कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि स्टूडेंट्स के जज्बातों के साथ खेलना, उनकी आवाज को दबाना डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी गलती है। और हाँ, अगर आपको लगा कि ये वीडियो ने आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि और स्टूडेंट्स भी समझ सकें कि यूथ की आवाज कितनी पावरफुल होती है और उसे दबाना कितना खतरनाक होता है। जय हिंद साथियों।